अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो इंशाल्लाह एक बार फिर हम अपनी तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू करेंगे और इस बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के सारे मसलों को हल कर सकूं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे 10वीं जमात का 8वां सबक जलते परों से उड़ान। इसके मुसन्निफ़ हैं साजिद रशीद। पहली बात, हमारे अतराफ़ पाए जाने वाले तबाही और हयातियाती हालात को माहौल कहते हैं। तबाही यानी क्या होता है? कुदरती, नेचुरल। तमाम जानदार और बेजान अशिया माहौल का हिस्सा हैं। माहौल में तवाज़ुन के कायम रहने के लिए हर जुज़ का मखसूस तनासुब में पाया जाना ज़रूरी है। यानी माहौल में तवाज़ुन के माना होते हैं बैलेंस। किसी भी तरह के माहौल में एक बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम होती है तो उससे क्या होगा? तवाज़ुन, बैलेंस बिगड़ जाता है। और बैलेंस बराबर रखने के लिए हर जुज़ का मखसूस तनासुब में यानी मिक़दार में पाया जाना बहुत ज़रूरी है। माहौल के तवाज़ुन में मामूली बिगाड़ भी तमाम मखलूक़ात पर असरअंदाज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की हमारी दुनिया में हम ले लें तो ग्लोबल वार्मिंग, इसी तरह से पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, ये बहुत बड़ा मसला हमारे टाइम पे है क्योंकि तवाज़ुन जो है, बैलेंस है, वो बिगड़ गया है। इंसान के मुख्तलिफ आमाल व अफ़ाल माहौल में ख़राबी का बाइस बनते हैं। यानी ये जो बैलेंस ख़राब होता है इसकी वजह कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं। बढ़ती आबादी, जंगलात की कटाई, इमारतों की तामीर, सनतों की तरक्की, एटमी भट्टियों और टीवी मोबाइल टावर से खारिज होने वाली लहरों वगैरह से नबातात, हैवानात व जमादात पर मुज़िर असरात पड़ते हैं। जमादात यानी जमी हुई चीज़, जैसे पत्थर हो गए, पहाड़ वगैरह। जान पहचान, साजिद रशीद 11 मार्च 1955 को बलरामपुर यूपी के एक गांव सकडेहुआ में पैदा हुए। उनका शुमार 1970 के बाद उभरने वाले मारूफ अफसाना निगारों में होता है। वो अफसाने में मकसदियत और नज़रिए दोनों के कायल थे। मकसदियत यानी ऐसे ही उनका अफसाना बिना किसी सर पैर के नहीं होता था, बल्कि उसमें किसी न किसी मकसद को या एक नज़रिए को बयान किया जाता था। बहुत मीनिंगफुल अफसाना होता है उनका, ये बताना चाह रहे हैं। उनके अफसाने सियासी और समाजी शऊर से भरे नज़र आते हैं। यानी सियासत में हमारे और समाज में जो भी खामियां हैं उन चीज़ों को वो बयान करके उसका हल बताते हैं। इस तरह से वो सियासी और समाजी शऊर से भरे नज़र आते हैं। रेत घड़ी, नखलिस्तान में खुलने वाली खिड़की, एक छोटा सा जहन्नम और एक मुर्दा सर की हिकायत यानी नसीहत उनके अफसानवी मजमूए हैं। उन्हें साहित्य अकेडमी के इनाम बराए तर्जुमा और कथा अवार्ड से नवाजा गया था। साजिद रशीद एक बेबाक और उसूल पसंद सहाफ़ी थे। बेबाक यानी बिना किसी से डरे बोलने वाला, निडर होके हक बात बोलने वाला, और उसूल पसंद सहाफ़ी थे। उनके मज़ामीन ज़िंदगी नामा के नाम से शाये हो चुके हैं। उन्होंने नया वर्क नाम का एक अदबी रिसाला भी जारी किया। 11 जुलाई 2011 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। रेशम जैसे मुलायम और धनक जैसे रंगीन परों से सर निकालकर परिंदे ने जब अपने बाजुओं को फटफटाया, धनक यानी कौसे कज़ा यानी पतला सा एक लाइन समझ लो आप, तो उन पर ठहरे ओस के नन्हे कतरे मशरिक की भूरी पहाड़ियों से झांकते सूरज की किरणों से दमक उठे। दमकना यानी चमकना, जैसे पिघले सोने का फव्वारा फूट पड़ा हो। उसने अपनी सुर्ख चोंच खोलकर फरहत बख्श हवा सीने में भरी। फरहत बख्श यानी खुशी बख्शने वाली, और बड़ी ताजगी महसूस की। फिर सर झटक कर आसपास देखा, सब कुछ वही था और कितना दिलकश। सूरज की नारंगी किरणों से तिमतिमाती भूरी पहाड़ियाँ, तिमतिमाना यानी वही चिलमिलाना, चमकना। पहाड़ियों के पैरों को धोती गहरे नीले पानियों वाली नदी, दूसरी जानिब नदी में गिरता दूध जैसा झरना, किनारे पर बिखरा मखमल सा सब्जा और उन पर झिलमिलाती ओस की बूंदें, खुद रू पौधों पर मंडलाती खुशरंग तितलियाँ। खुद रू पौधों यानी जो पौधे खुद से उगाते हैं। छोटे छोटे पतिंगे, दाएं तरफ ताज़ा सब्ज पत्तों से ढका घना जंगल, पेड़ों की लचकदार मजबूत शाखों पर फुदकती चिड़ियाँ और उनकी चहकार, सुरमई नम मिट्टी पर रेंगती चींटियाँ, मासूम आँखों वाले हिरनों का झुंड, सब कुछ वही था और कितना दिलकश। चिड़ियों की चहकार, झरने की झरझर, हवा के बहाव पर बहती नदी की किलकिलाहट, सूखे पत्तों की खरखराहट, नदी के किनारे सुबह की पहली धूप, सेकते मेंढकों की टरटराहट, पेड़ों के तनों पर चढ़ती उतरती गिलहरियों की चिकचिकाहट, सफ़ेद झींगरों की सीटियाँ और हम आगोश होती लचकीली शाखों की सरसराहट,
ان آوازوں کی نغمگی سے سارا عالم گونج رہا تھا۔ سب کچھ وہی تھا اور کتنا دلکش۔ پرندے نے سینہ پھلا کر آسمان کو دیکھا۔ بے داغ آسمان آج بھی اتنا ہی نیلا اور چمکدار تھا جتنا کل تھا۔ اس نے تنکوں سے بنے اپنے خوبصورت گھونسلے پر الوداعی نظر ڈالی اور دانے دنکے کی تلاش میں پھر پھڑپھڑاتا اڑ گیا، اڑا اور اڑتا گیا، اوپر، اوپر، بہت اوپر۔ ٹھیک پرندے کے سر پر آ کر سورج نے اسے معمول کے مطابق ایک سبزہ زار میں اترنے پر مجبور کیا۔ معمول کے مطابق یعنی ڈیلی روٹین، یعنی جو چیز ہمیشہ سے ہو، ڈیلی اسے کہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک سبزہ زار، سبزہ زار یعنی دور دور تک ہریالی ہو، جیسے جنگل، دور تک سبزہ تھا اور اس قدر دانے بکھرے پڑے تھے کہ پرندے کو ہمیشہ کی طرح آج بھی سوچنا پڑا کہاں سے شروع کیا جائے۔ دانا چگتے چگتے وہ سیر ہو گیا یعنی پیٹ بھر گیا اس کا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ قدموں تلے نہیں ہے بلکہ کچھ لمبا ہو گیا ہے۔ اس نے مٹی میں چونچ رگڑ کر قریب کی ندی سے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر ایک بار ہوا کو چیرتا فضا میں اڑتا چلا گیا۔ دانوں سے بھاری پیٹ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ اس کا معمول تھا، یعنی اس کا ڈیلی روٹین تھا کہ وہ اپنا پیٹ جب ایک دم بھر جاتا تو اس کو تھوڑا سا ہضم کرنے کے لیے واپس سے پانی پی کر آسمان میں اڑتا چلا جاتا۔ اسے ہر اڑان پر یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بس ابھی چمکتے نیلے آسمان کو چوم لے گا، یعنی اتنی رفتار سے یا اتنا اونچائی پہ وہ اڑتا تھا۔ آسمان کو چومنے کی یہ خواہش اسے اوپر ہی اوپر لیے چلی جاتی۔ آسمان ابھی بہت دور تھا اور پروں میں تھکن رینگنے لگی تھی، یعنی اس کے پاؤں تھک گئے تھے۔ اس نے آسمان کو چھونے کا فیصلہ ہمیشہ کی طرح کل پر ٹالا اور نیچے اترنے لگا۔ پرندے نے جب سر کو خم کر کے نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھنا چاہا، سر خم کرنا یعنی جھکانا۔ آپ نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا، سر تسلیم خم کرنا، ہے نا؟ تو خم یعنی جھکانا۔ تو پرندے نے جب سر کو جھکا کر نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھنا چاہا تو اچانک اس کی پرواز تھم گئی۔ اس کا ننھا سا دل دھک سے رہ گیا۔ نیچے سارے میں سیاہی مائل دھند پھیلی ہوئی تھی، ایسی دھند کہ پیڑ پودے، ندی نالے، پہاڑ، جھرنے اور میدان جانے کہاں کھو گئے تھے۔ کیا یہ سویرے کی دھند ہے؟ لیکن سویرا ابھی کیسے چلا آیا؟ یہ سوال پرندہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے کر رہا ہے۔ اور پھر سویرے کی دھند تو بڑی خوشگوار ہوتی ہے، وہ ایسی کثیف اور مٹمیلی تو نہیں ہوتی، اور پھر اس میں خنکی بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ پرندہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اچانک سے وہ جب گاڑھا میلا اور دھواں دیکھتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سویرے کی دھند تو ایسی نہیں رہتی ہے، وہ تو بہت خوشگوار صاف ہوتی ہے۔ خنکی یعنی کیا ہوتا ہے؟ ہلکی سی ٹھنڈ ہوتی ہے نا، سردی۔ سویرے کی جو دھند ہوتی ہے ہلکی سی، اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ دھواں اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کرنے لگا تھا۔ پروں میں اپنے چھوٹے سے جسم کا توازن برقرار رکھتے ہوئے جب وہ دھوئیں کے کثیف بادل میں اترا تو اس کے سینے میں چنگاریاں اتر گئیں، پھیپھڑوں میں دھواں پتھر ہو گیا اور حلق میں چیٹیاں کاٹنے لگیں۔ سینے میں امڑتے دھوئیں کی اذیت اور اکھڑتی سانس سے گھبرا کر اس نے بے اختیار چونچ کھول دی۔ بے اختیار یعنی اس کو اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول نہیں رہ گیا، ایک دم سے وہ مجبور ہو کر کیا ہوا؟ چونچ کھول بیٹھا۔ مگر تکلیف سے نجات تو کیا ملتی، سینے کی جلن اور بڑھ گئی۔ بالآخر وہ دھوئیں کی کثیف چادر کو چیر کر نیچے کھلے میں چلا آیا۔ یہاں گھٹن کچھ کم تھی۔ پرندہ تھک کر چور ہو چکا تھا، سینے میں درد ریت کے ذرے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کبھی آپ صرف ریت پہ کھڑے ہو کے ننگے پیر دیکھیے گا، بہت تیز چبھتا ہے۔ بازو ایسے شل ہو رہے تھے، یعنی شل پڑنا یعنی سن ہو جانا، جیسے انہیں جاڑا مار گیا ہو، یعنی ٹھنڈی لگ گئی ہو۔ وہ اب کسی پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر سستانا چاہتا تھا، یعنی آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تھکن سے بوجھل آنکھوں سے نیچے دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے وجود میں ننھا سا دل جیسے اپنی دھڑکن بھول گیا ہو۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے بازوؤں کو جلدی جلدی حرکت دی اور کچھ نیچے اتر آیا، مگر منظر نہیں بدلا، کچھ اور واضح ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوچا اور سوچ کر تڑپ اٹھا۔ آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ پرندے کے لیے حیرت انگیز تھا۔ سورج کے ڈھیر ہونے تک سارا عالم کیسے بدل گیا؟ کہاں ہیں وہ پیڑ پودے سبزہ زار؟ سبزہ زار یعنی جہاں دور دور تک ہری گھاس اگی ہوئی ہو۔ کہاں ہیں وہ ندیاں نالے جھرنے؟ کہاں ہیں وہ غار ٹیلے پہاڑ؟ کہاں ہیں وہ ہرن، وہ چینٹیاں، وہ مینڈک؟ آخر یہ سب کہاں گئے؟ جنگلوں پہاڑوں اور ندیوں کی جگہ اب آسمان سے سر ٹکراتی سیسا پلائی
इमारतें खड़ी थीं। सीसा पलाई यानी जो आप देखेंगे मजबूत कांच की बिल्डिंगें होती हैं, वही है। सैकड़ों एकड़ में फैली असलाहसास फैक्ट्रियाँ थीं, बड़े बड़े राडार थे। राडार यानी क्या होता है, आप राडार का मीनिंग गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह की फ़ोटो आपके सामने आएगी। जो राडार होता है वो रेंज वगैरह पता करने के लिए लगाए जाते हैं। देव पैकर एटमी तजुर्बा गाहें थीं। देव पैकर यानी देव की मानिंद भारी भरकम, बहुत बड़ा सीना ताने टीवी टावर खड़े थे। बड़ी बड़ी दूरबीनें थीं, बरकी तारों का एक जाल था और एक किनारे पर तरतीब से बनी एटमी भट्टियां थीं जिनकी कुशादा चिमनियां धुआं और जहर उगल रही थीं। असलाहसास फैक्ट्रियों और एटमी भट्टियों से गाढ़ा काला धुआं हाथियों की तरह झूमता हुआ निकलता और फिजा में चादर की तरह तन जाता। कल का नीला शफाफ आसमान अब यूं दिखाई दे रहा था जैसे इस पर काली काली गर्द जम गई हो। आसमान पर रेंगती उस सियाही से खौफजदा होकर परिंदा अब अपने घोंसले में उतरने के लिए बेचैन हो गया, यानी उसे अब जल्दी से अपने घर जाना था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो सूरज बुझने के बाद अपने घोंसले को लौटा हो। ये पहला मौका था कि वो अंधेरे में घिर कर रह गया था। थकन से टूटते हुए पंखों से परिंदा कुछ और नीचे आया तो फजा में दौड़ते मवासिलाती पैगामात उसके परों से उलझ उलझ कर परवाज में रुकावटें पैदा करने लगे। थकन उसके बाजुओं में सुइयों की तरह चुभ रही थी और उसको अपना वजूद नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा था। उसने फूलती सांसों के दरमियान सर को खम करके अंधेरे में डूबते लोहे, सीमेंट और कंक्रीट के पहाड़ों को देखा। कोई पेड़, कोई शाख, कोई सब्ज पत्ता, कहीं कुछ भी नहीं। उफ, ये मैं किस जहान में आ फंसा। क्या मेरी परवाज़ इतनी ऊंची थी कि मैं अपनी हुदूद से बाहर निकल आया? ये परिंदा अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं इतना ऊंचा उड़ाया कि अपने हद से बाहर निकल गया, कहीं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ? अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है। मुझे लौटना होगा, मगर बाजुओं से उठती टीस उसके इरादे पर बिजली बनकर गिरी। अब तो बस चंद ही लम्हों की परवाज़ की सकत है मुझ में। यानी परिंदा अपने आप से बोल रहा है कि मुझ में तो बस चंद ही लम्हों की परवाज़ की सकत है, यानी हिम्मत है, इससे ज़्यादा तो हिम्मत मुझ में नहीं है। मुझ में उसके बाद तो मुझे कहीं उतरना ही होगा, मगर कहाँ? उसने नीचे देखा, हर तरफ वही बदला हुआ मंजर। टीवी टावर था जो गैर मरई मनाजिर को मुंतशिर कर रहा था। गैर मरई मनाजिर यानी क्या होता है? मरई यानी जो चीज़ देखी गई हो, गैर मरई जो नहीं देखने में आई हो। मनाजिर को क्या कर रहा था? मुंतशिर कर रहा था, यानी हर तरफ यही मनाजिर बिखरे हुए थे। यहाँ भी नहीं। बड़े बड़े नियॉन साइन बोर्ड टंगे हुए थे, यहाँ भी नहीं। सीमेंट कंक्रीट के स्काई स्क्रीपर मुंह चिढ़ा रहे थे, यहाँ भी नहीं। असलाहसास फैक्ट्रियों की चिमनियाँ धुआं उगल रही थी, यहाँ भी नहीं। कायनात के सारे असरार से वाकिफ देव पैकर दूरबीनें थीं, यहाँ भी नहीं। कायनात के सारे असरार से वाकिफ देव पैकर दूरबीनें थीं। आग और जहर उगलती बड़ी बड़ी एटमी भट्टियाँ थीं, नहीं, यहाँ भी नहीं। तब कहाँ सोचकर वो लरस गया। क्या मैं वापस लौट सकूँगा उन नदियों, पहाड़ों और जंगलों को जहाँ से मैं उड़ा था? क्या अब मैं अपने नर्म नर्म घोंसले में उतर सकूँगा? क्या अब कभी नीले आसमान की वुसअत में तैरते हुए मैं नज़रों की आखिरी सरहद तक फैले घास के मैदान का नज़ारा कर सकूँगा? मेरी प्यास बुझाने को क्या वो ठंडा पानी मिल सकेगा? घने दरख्तों की छाया में सुस्ताते किसी हिरन की पीठ पर बैठकर क्या मैं उसकी गर्दन को गुदगुदा सकूँगा? क्या नम मिट्टी में अपने पंजों के निशान देख सकूँगा? सवालात ने खौफ में ढलकर परिंदे को बदहवास कर दिया। किसी पेड़ की जिंदा शाख को पाने के लिए उसने जन्नाटे से एक गोता लगाया। जन्नाटा यानी क्या होता है? किसी ठोस चीज़, कड़क चीज़ के ना हवा में ज़ोर से गिरने की आवाज़। यानी आप किसी खामोश जगह पे रहें, बिल्कुल सन्नाटा हो, और किसी को एक थप्पड़ ज़ोर से लगाएं तो कैसी आवाज़ आएगी? उसी को कहते हैं जन्नाटे की आवाज़, ठीक है। एक गोता लगाया यानी डुबकी लगाई, और एक देव पैकर इमारत की खिड़की के मजबूत शीशे से जा टकराया। फिर तो वो किसी डूबते जहाज़ की तरह गाढ़े काले धुएं में घिरी इमारतों की न जाने कितनी खिड़कियों से सर टकराता फिरा, मगर उसे वापसी का रास्ता ना मिला। अब उसके हवास जवाब दे चुके थे। वो थकन और खौफ से कांपते जिस्म को संभाल ना सका और एक एटमी भट्टी के ऐन मुंह पर, यानी सीधे मुंह पर अपना तवाज़ुन खो बैठा। उसका बैलेंस बिगड़ गया। जहर ने फेफड़ों में कांटे बोए और शोलों ने उसके परों को चाट लिया। यानी जो आग थे, वो चिमनियों से निकलने वाले धुएं, आग, वो सब उसके पर जला चुके थे, और गर्द आलू तारीक आसमान पर दूर तक एक रोशन लकीर फैलती चली गई। जब आग परों को जलाती उसके दिल तक पहुंची, तब परिंदे ने तड़प कर नीचे उगे लोहे,
आग और धुएं के जंगल पर आखिरी निगाह डालकर सोचा, क्या ये मेरी आखिरी परवाज़ है? क्या इस शफ़ाफ़ ठोस ज़मीन में से कोई बीज अपनी नन्ही सब्ज़ बाहों से, शफ़ाक़ यानी ज़ालिम, कोई बीज अपनी नन्ही सब्ज़ बाहों से सीमेंट कंक्रीट के पहाड़ों को चीरकर तनावर दरख्त बनने के लिए सर कहीं नहीं निकालेगा? इस तरह से वो अपने आप से सवाल करने लगा। वो सारे माहिरीन फ़ल्कियात जिनकी आंखें बड़ी बड़ी दूरबीनों में गड़ी रहती हैं और जो कायनात में नमूदार होने वाले एक एक सितारे की खबर रखते हैं, वो ऐन अपने सर पर एक परिंदे के वजूद के खाक होकर फ़िज़ा में बिखरने के हादिसे से लाइल्म ही रहे। इस पूरे सबक में देखें किस तरह से एक परिंदे की रुदाद मुसन्निफ़ ने बयान करने की कोशिश की है, जिसकी कहीं ना कहीं वजह हम ही हैं। इंसानों की वजह से जो माहौल में ख़राबी पैदा हो रही, आलूदगी इस कदर बढ़ गई है, गाड़ियों मोटरसाइकिलों की वजह से, और भी बहुत सारे वजूहात हैं। इन सब को एक नज़रिए के तहत मुसन्निफ़ ने इस पूरे सबक में पेश किया है, जिससे हमें मुसन्निफ़ का मकसद और नज़रिया पता चलता है कि उन्होंने अपने सबक में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमें अपने अतराफ़ में, अपने माहौल में सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हत्ता कि हमारे इस्लाम में सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। दुनिया में भी सफाई करने का जो फ़ायदा है वो आप देख सकते हैं कि हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। और तो और हमारा दूसरा फ़ायदा क्या है कि हमारा इस्लाम इस पे हमें सवाब भी देता है, जो कि निस्फ़ ईमान है। तो उम्मीद है कि आप सब सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सवाल और जवाब इसकी हल करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।